गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान में तीसरा अध्याय पढ़ रहे थे, नाज़ीवाद और हिटलर का उदय। ठीक, तो देखिए उसमें वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ था और क्यों हुआ, इसके बारे में हमने इसके पहले वीडियो में बताया था। इसके आगे जब देखिए युद्ध में कुछ ना कुछ असर वह पड़ता है, यानी हानि तो ज़रूरी होती है। ठीक है, तो उस युद्ध के बाद या वाइमर गणराज्य के उदय के बाद में आज हम पढ़ेंगे 3 टॉपिक पे कि युद्ध का असर क्या हुआ और राजनीतिक रेडिकलवाद, आमूल परिवर्तनवाद और आर्थिक संकट। ठीक है भाई, आर्थिक संकट तो आएगा ही। फिर मंदी का समय, मंदी का मतलब रोजगार ना मिलना। ठीक है, समझ रहा है। तो चलिए पढ़ते हैं हम युद्ध का असर। देखो इस युद्ध के फलस्वरूप जो पूरे महाद्वीप का आर्थिक और मनोवैज्ञानिक ढांचा हिल गया था इस युद्ध से। क्यों, प्रथम विश्व युद्ध था, उसमें बहुत जनधन की बहुत ही हानि हुई थी। जो यूरोप कल तक और राष्ट्रों को कर्ज देता था, आज वो युद्ध के कारण स्वयं कर्ज ले रहा था। यानी इतनी क्षति हुई थी, इतनी हानि हुई थी। तो यूरोप जो था कर्ज देता था, मतलब लोगों को, दूसरे राष्ट्रों को कर्ज देता था, लेकिन आज ऐसी स्थिति आ गई वो स्वयं कर्ज ले रहा था। विडंबना यह बन गई थी कि पुराने साम्राज्य के लिए अपराधों का भुगतान नया बना वाइमर गणराज्य भुगत रहा था। समझा गया, जो पीछे जर्मनी में जो भी कुछ हुआ था तो वाइमर गणराज्य जब बना था वो भुगतान वो भुगत रहा था भाई। इस आर्थिक नुकसान को भरते भरते पूरी जर्मनी की आर्थिक स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी। वाइमर गणराज्य के हिमायतियों के मुख्य रूप से समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेट खेमे के लोग थे। इन सभी लोगों की रूढ़िवादी या पुरातनपंथी राष्ट्रवादी मिथकों की आड़ में कई हमले झेलने पड़ रहे थे। ठीक, तो उनका जो था नवंबर के अपराधी कहकर मजाक उड़ाया जाने लगा, यानी उनको जो था नवंबर के अपराधी कहा जा रहा था। इस मनोदशा का 30 के दशक में हुई घटना का गहरा प्रभाव पड़ा था। समझ गया। तो मतलब ऐसा था कि ये जो 2 महायुद्ध हुए थे, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, इसके चलते जर्मनी इतना मतलब बताया नहीं था कि इतनी क्षति हुई थी, इतना उस पर कर्ज लद गया था $6 अरब का, तो उस पर समझा गया लगाया गया था। तो उसके बाद में पहले तो ये अन्य राष्ट्रों को तो भाई रुपया वगैरह ये देता था, लेकिन आज वो इतना कर्जे में डूब गया कि 6 अरब पाउंड का जो था, डॉलर नहीं सॉरी, 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगाया गया था उस पर। ठीक, देखिए दूसरे नंबर पे है राजनीतिक रेडिकलवाद और आर्थिक संकट। भाई आर्थिक संकट तो आएगा ही भाई, इतना अगर हो गया था, दिक्कत हो गई थी, इतनी जुर्माना था, इतना जर्मनी नहीं भुगत पाया तो बहुत ही समस्या हो गई और उसको कुछ ना कुछ देना पड़ा था अपनी तरफ से। देखो सन 1923 के आर्थिक संकट से इस राजनीतिक रेडिकलवादी विचारों को और आश्वासन मिलने लगा। जर्मनी ने पहले विश्व युद्ध के लिए काफ़ी कर्ज लिया था, जिसका हर्जाना उसे स्वर्ण मुद्रा से भरना पड़ा। इस कारण जर्मनी के स्वर्ण भंडार भी खाली होते जा रहे थे। जर्मनी इस सबसे तंग आकर सन 1923 में जर्मनी के कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप फ्रांस ने जर्मनी के मुख्य औद्योगिक क्षेत्र रूर पर कब्जा कर लिया। समझ गया। यहाँ जर्मनी अपना सारा कोयला उत्पादित करती थी। भाई कोयला भी तो उसने दिया था सबसे ज़्यादा, लोएस्ट जो सबसे ज़्यादा तो लो भंडार का दिया था। समझा गया, 75%। कोयला का तो 26% उसने दिया था। ठीक, तो मतलब जहाँ पर कोयला उत्पादन करती थी, जर्मनी ने फ्रांस के खिलाफ निष्क्रिय रूप से बड़े पैमाने पर कागजी मुद्रा की छपाई शुरू कर दी। जर्मनी द्वारा इतनी मुद्रा छापी गई कि उसकी मुद्रा मार्क का मूल्य काफ़ी नीचे आ गया। अप्रैल में जिस अमेरिकी डॉलर की कीमत 24,000 मार्क के बराबर थी, वो जुलाई में 3,53,000 मार्क, अगस्त में 46,21,000 मार्क तथा दिसंबर आते आते 9,88,60,000 मार्क के बराबर पहुंच गई थी। समझा गया। तो इस तरह $1 में
खरबों मार्ग मिलने लगे। मार्ग की कीमत नीचे गिरने के कारण ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में अत्यधिक इजाफा हुआ। समझा गया। तो क्या हुआ था कि जर्मनी को इस संकट से, अच्छा एक चीज़ और थी भाई कि इतना तो उसने बहुत ही नुकसान उठाया, तो इस संकट को निकालने के लिए अमेरिका ने उसका साथ दिया। ठीक, इस समस्या के निवारण के लिए उसने डाब्स योजना बनाई। इस योजना के तहत जर्मनी के आर्थिक संकट के निवारण के लिए हर्जाने की शर्तों पर पुनः विचार विमर्श किया गया था। ठीक, इसके आगे हम तीसरा टॉपिक पढ़ते हैं, मंदी का समय। भाई मंदी का समय क्या था भाई, क्योंकि मंदी का जो समय था सन 1924 से 1928 तक जर्मनी में कुछ स्थिरता बनी रही, लेकिन इस स्थिरता का कोई भरोसा नहीं था मानो कब बिगड़ जाए। जर्मनी के हालात में जो सुधार आया था वो अमेरिका के या उसके दिए हुए कर्ज की बदौलत था। ठीक है भाई, थोड़ा बहुत देखा तो उसमें अमेरिका ने उसकी सहायता की, कुछ शर्तों पर दोबारा उसने विचार किया। जब सन 1929 में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज यानी शेयर बाजार धराशायी हुए तो जर्मनी को मदद मिलनी भी बंद हो गई। कीमतों की गिरावट की आशंका में लोग अपने शेयर बेचने लगे। 24 अक्टूबर को 1.3 करोड़ शेयरों को बेचा गया, जो केवल आर्थिक मंदी की शुरुआत मात्र थी। सन 1929 से 1932 तक अमेरिकी राष्ट्रीय आय में भी 50% की गिरावट आई। फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, किसानों की दशा दयनीय हो गई। ठीक है, निर्यात भी काफ़ी कम हो गया और सट्टेबाज बाज़ार से पैसा खींचते जा रहे थे। आर्थिक संकट जो था जर्मनी पे बहुत ही छाया। मंदी का भी बहुत समय है, मतलब महामंदी के कारण बेरोजगार ना कोई बेरोजगारों का ना कोई ठिकाना था और ना ही कोई उनको वेतन की कोई उम्मीद थी। समझा गया, मतलब ये भी नहीं था कि इनको काम करें तो वेतन मिल भी सकता था। ठीक, तो इस मंदी का दुष्प्रभाव जर्मनी पर भी पड़ा। वर्ष 1932 में जर्मनी का औद्योगिक उत्पादन में पिछले वर्षों से लगभग 40% कमी आई। मजदूरों की भी हालत में काफ़ी गिरावट आई। बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंच गई। जर्मनी की सड़कों पर ऐसे हज़ारों लोग थे जिन्होंने गले में तख्ती लटकाकर उस पर लिख रखा था कि मैं कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। जैसे जैसे रोजगार खत्म हो रहे थे, युवा वर्ग आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता जा रहा था। हर तरफ लोग जो थे हताश, मतलब इतनी मंदी आ गई कि लोग ये भी लिख के अपने गले में ये टांग के खड़े हो गए कि मैं कोई भी कार्य कर सकता हूँ, किसी भी कार्य के लिए ले जाइए हमको। और युवा वर्ग जो था अपराध करने लगे, ताकि भाई जब कोई काम ही नहीं लगेगा तो उसके दिमाग में कुछ ना कुछ आएगा ही। ठीक, तो आर्थिक संकट ने पूरे जर्मनी को कड़ी मार दी थी। समझे, मुद्रा का उन्मूलन होने के साथ साथ लोगों की बचतें भी सिकुड़ती जा रही थी। ठीक, तो युवाओं को अपना भविष्य जो था अंधकार में लग रहा था। भाई कोई रोज़गार था ही नहीं, इतनी मंदी थी, कोई काम सब ठप हो गए थे। जब कोई रोज़गार ही नहीं था तो युवाओं का भी भविष्य अंधेरे में था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि हमको क्या करना है, कि रोज़गार मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये जो थे राजनीतिक स्तर पर वाइमर गणराज्य एक नाजुक दौर से गुजर रहा था, क्योंकि वाइमर संविधान में कई ऐसे दोष थे जिनकी वजह से देश कभी भी अस्थिरता तथा तानाशाही का शिकार बन सकता था। इसमें निहित आनुपातिक प्रतिनिधित्व के प्रावधान के कारण किसी भी एक पार्टी का बहुमत मिलना असंभव था। और एक और समस्या अनुच्छेद 48 की थी, जिसके अनुसार राष्ट्रपति को आपातकाल लागू करने, अध्यादेश जारी करने तथा नागरिक अधिकारों को रद्द करने का अधिकार प्राप्त था। अपने छोटे से जीवन काल में इस गणराज्य के आपातकाल का कई बार प्रयोग किया गया। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि वह पूरी तरह से असफल हो गया था। समझा गया, लोकतंत्र जो था पूरी तरह से असफल हो गया था। वैसे भी वाइमर के लोग खुश नहीं थे। ठीक, तो ये 3 टॉपिक थे जिसका युद्ध के बाद में, वाइमर गणराज्य के उदय बनने के बाद में ये असर पड़ा था। ठीक, बाकी इसको पढ़िए सभी बच्चे। इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको भेज दिए जाएंगे ग्रुप पे, और उसको फेर पे नोट कीजिए। कल पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो है हिटलर का उदय। हिटलर का उदय कैसे हुआ, ठीक है, उसने क्या क्या कार्य किए। तब तक के लिए इसको सभी बच्चे देखें, पढ़ें और समझें।
थैंक यू।